यमुनानगर की वो काली रात जहां एक मासूम बच्चा अपनी आंखों के सामने अपने बाप को मरते हुए देख रहा था, पर वो कुछ कर नहीं पाया। खेत के उस पुराने आम के पेड़ के नीचे उसका बाप तड़प रहा था और उसका बेटा पागलों की तरह सड़क पर मदद के लिए भीख मांग रहा था, लेकिन किसी ने हाथ नहीं दिया। उधर अस्पताल में जब बाप ने अपनी आखिरी बार आंखें खोली तो डॉक्टर भी पीछे हट गए, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं, कोई शैतान बोल रहा था, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। दोस्तों, रोहित के इस परिवार में रोंगटे खड़े कर देने वाली ये स्टोरी आज आपका कलेजा बाहर निकाल देगी। एक अच्छा खासा खेलता परिवार एक गलती की वजह से बर्बाद हो जाता है। किसी एक इंसान की गलती पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। यहाँ पर रोहित ने बताया कि भाई, इनके खेत पर एक आम का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक समाधि बनी हुई थी और उस आम के पेड़ पर बहुत ही मोटे ताजे आम आ रहे थे। अब एक दिन घर पर ये सब बैठे हुए थे तो चाचा जी बोलते कि यार, मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मैं अपने खेत के आम के पेड़ पे चढ़कर कुछ आम लेने जा रहा हूँ। अब चाचा जी के यहाँ पर 3 लड़के थे, तो उनमें से बड़ा वाला लड़का बोलता है कि पापा जी, मैं भी आपके साथ में चलूंगा। पहले तो रोहित के चाचा जी ने उसके बेटे से मना कर दिया था, लेकिन बाद में उसे अपने साथ में लेकर चले गए। अब उस टाइम पर करीब 6:30-7 का टाइम हो रहा था और उस टाइम पर आपको तो पता है कि संध्या टाइम पर हल्की हल्की रोशनी होती है। लेकिन यहाँ पर उनके जाने से पहले इनके परिवार वालों ने काफ़ी मना किया था। जैसे इनकी दादी ने बोला था कि बेटा, ये भी सही टाइम नहीं है खेत पर जाने का, अब ये आम लाने का ये कोई सही टाइम नहीं है। लेकिन यहाँ पर बच्चों की जिद के आगे सारे परिवार वाले भी झुक जाते हैं और चाचा जी अपने खेत पर चले जाते हैं। अब वहाँ से करीब रात के 8 साढ़े 8 बज चुके थे, लेकिन अभी तक चाचा जी और उनके लड़के की कोई खबर नहीं मिली थी। अभी तक ये अपने खेत से लौटकर वापस नहीं आए थे। अब थोड़ी देर बाद कुछ अनजान 2 बाइक सवार चाचा जी को बीच में बिठाकर लेकर आते हैं और उनके पीछे उनका बड़ा वाला लड़का जो साइकिल लेकर एक खेत पे गए थे उसको लेकर आता है। घर पर एक अजीब सा माहौल हो चुका था कि ये सब क्या हो गया। सब लोग ये देख पा रहे थे कि 2 बाइक सवार बीच में चाचा जी को बिठाकर लेकर आए हैं। चाचा जी यहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे। ये एक बहुत बड़ा राज बना हुआ था कि क्या हो गया इनके साथ। अब ये लोग यहाँ पर चाचा के बड़े लड़के से कुछ पूछते, उससे पहले यहाँ पर जितने भी बड़े लोग थे वो फटाफट से गाड़ी निकालते हैं और चाचा जी को गाड़ी में बिठाकर सीधा हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब यहाँ पर घर पे जितनी भी औरतें थी वो सब उस लड़के को अपने पास में बिठाती है और उससे पूछना शुरू कर देती है, बेटा बताओ सच सच क्या हुआ था वहाँ पे। अब यहाँ पर उनका बड़ा लड़का बताना शुरू करता है कि हम खेत पे गए और पापा जी आम के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और उसके कुछ थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ कि पापा ऊपर से चिल्लाते हुए नीचे गिर गए। उसके बाद पता नहीं उनके कहाँ पर चोट लगी, कैसी चोट लगी, क्या हुआ उनके साथ, मुझे कुछ पता नहीं है। बस पापा उसके बाद सीधा बेहोश हो गए। उसके बाद मैंने पता नहीं अपने आप को कैसे संभाला। उसके बाद मैं सीधा भागा रोड की तरफ और वहाँ पर मैंने कुछ हज़ारों लोगों को लिफ्ट मांगी, पागलों की तरह उनसे भीख मांगता रहा, लेकिन किसी ने वहाँ पर गाड़ी नहीं रोकी। बड़ी मुश्किल से मैं अपने आप को संभाल रहा था और उसके बाद जब ये 2 बाइक सवार वाले रुके तो मैंने इनको बताया कि मेरे पापा वहाँ पर आम के पेड़ से नीचे गिर गए हैं। उसके बाद जब इन दोनों ने पूरी बात सुनी, उसके बाद इन दोनों की भी होश उड़ गए कि कहीं कोई बहुत बड़ी आफत ना आ चुकी हो। उसके बाद ये दोनों गए मेरे साथ उस आम के पेड़ के पास और वहाँ से पापा को पीछे बिठाकर सीधा यहाँ पर लेकर आ गए। जब ये लोग घर पर पहुँचे उस टाइम पर लगभग 9:30 बज चुके थे। जब ये लोग हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ तक इनके 10 बज चुके थे। जब ये लोग यमुनानगर के हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर डॉक्टर आए। डॉक्टरों ने अलग अलग टेस्ट किए। टेस्ट करने के बाद वहाँ के डॉक्टर हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे चाचा जी को होश में लाने के लिए। यहाँ पर उनका बड़ा बेटा था जो वहाँ पर औरतों को सब कुछ बता रहा था और घर पे जितने भी सारे मर्द थे वो सब लोग यहाँ पर चाचा जी के साथ आ चुके थे। मतलब यहाँ पर रोहित के पापा और जो अगल बगल के पड़ोस वाले थे वो सब भी हॉस्पिटल आ चुके थे। हॉस्पिटल में काफ़ी देर टेस्ट करने के बाद डॉक्टरों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है इनके साथ, क्योंकि ना ही ये आदमी कोमा में है और ना ही इसको होश आ रहा है। यहाँ पर रोहित के पापा डॉक्टरों से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार कैसे भी करके इनको होश में लाओ। डॉक्टर भी यहाँ पर परेशान हो चुके थे, हर तरह से उनके पानी के छींटे मार रहे थे, लेकिन यहाँ पर चाचा जी को अभी भी होश नहीं आया था। यहाँ पर घर पे भी औरतें पागलों की तरह रोई जा रही थी। घर का भी बहुत बुरा हाल हो रहा था कि अगले ही 2-3 घंटे बाद उनके बड़े लड़के को भी बुखार आ जाता है और बुखार भी कोई थोड़ा बहुत नहीं आया, 105 डिग्री, और वो चिल्लाई जा रहा था, जल्दी से मेरे पापा को बचाओ, मेरे पापा को जल्दी से कैसे भी करके बचा लो। वो मेरे पापा को लेने आए हैं, वो मेरे पापा को अपने साथ ले जाएंगे। अब यहाँ घर पे जितनी भी सारी औरतें थी वो सारी औरतें काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी थी। वो सारी औरतें उनके बड़े लड़के को संभालने में लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी औरतें थी
उन्होंने हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं बताया था। जितने भी मर्द लोग थे वो सब सारे हॉस्पिटल में थे, तो उन्होंने हॉस्पिटल में किसी को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वो अब वहाँ पर और भी ज़्यादा टेंशन नहीं बढ़ाना चाहती थी। और यहाँ पर हॉस्पिटल में भी चाचा जी को अभी आईसीयू में भर्ती कर रखा था, लेकिन उनको अभी भी होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर भी बीमारी का कुछ पता नहीं लगा पा रहे थे। डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है इनके साथ, आखिर इनके साथ किस चीज़ का ट्रीटमेंट किया जाए, उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तभी वहाँ के डॉक्टर रोहित के पापा को चंडीगढ़ के एक नामी हॉस्पिटल में भर्ती करने की सलाह देते हैं। ये सारे लोग चाचा जी को लेकर चंडीगढ़ पहुँचते हैं। पूरा एक दिन निकल चुका था, लेकिन अभी भी चाचा जी को होश नहीं आया था। घर में एक एक बंदा अभी भी भूखा था, क्योंकि टेंशन के मारे सबके प्राण निकले जा रहे थे। इससे पहले कभी भी इनके घर में इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई थी। अब चंडीगढ़ के उस हॉस्पिटल में वहाँ पर इनके अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं। हालांकि उनके पास जांचें तो पहले से थी, लेकिन डॉक्टरों का मानना था कि हम अलग तरह से ट्रीटमेंट करेंगे, हम अपनी अलग तरह की जांचें निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है इनके साथ। जांच होने के बाद वहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि आपके भाई के दिल के पास गिठान है और कमर में भी कुछ गिठान है, जिसकी वजह से शायद इनको कुछ दिक्कत हो रही है। अभी भी यहाँ पर डॉक्टर कुछ 100% नहीं बता पा रहे थे कि आखिरकार इनके साथ हो क्या रहा है। अभी भी वो यही बोल रहे थे कि शायद इसी वजह से इनके साथ ये सब हो रहा है। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में जो सीनियर डॉक्टर थे ना, वो रोहित के पापा को कुछ पेन पेपर देते हैं और वो बोलते हैं कि हम इनका ट्रीटमेंट तो कर देंगे, हम इनका ऑपरेशन तो कर देंगे, लेकिन अगर बीच में इनकी जान चली गई तो उसमें हमारा कोई रिस्क नहीं होगा, तो आपको इन पेपर पर साइन करना होगा। भाई इस बात को सुनते ही रोहित के पापा और उनके साथ जो बाकी के रिश्तेदार थे, उन सब की 15-20 मिनट तक डॉक्टरों के साथ काफ़ी बहस होती है। वहाँ पर रोहित के पापा बोलते हैं कि आप लोग बीमारी का तो पता लगा नहीं पा रहे हो, और ऊपर से आप बोल रहे हो कि आपको इस एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। अगर बीच में जान चली गई तो उसमें आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, अगर कुछ हो गया तो उसमें आपके हॉस्पिटल का नाम नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पर डॉक्टर सारी सिचुएशन देखते हुए एक बात रोहित के पापा से बोलता है, जिसे सुनने के बाद भाई रोहित के पापा और उनके जो जितने भी रिश्तेदार थे वो सब हक्के बक्के रह जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि हम इनका ट्रीटमेंट तो कर ही देंगे, लेकिन आप इनको एक दूसरे तरीके से भी दिखा लो। भाई इस बात को सुनते ही रोहित के पापा हक्के बक्के हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रोहित के पापा के पास कोई दूसरा और ऑप्शन भी नहीं था, तो रोहित के पापा उस एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। उसके बाद में रोहित के पापा एक बाबा थे जिनको बहुत ज़्यादा माना करते थे, तो रोहित के पापा उनको कॉल करते हैं। यहाँ पर जो बाबा थे ना भाई, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे, तो रोहित के पापा उनसे कॉल करते हैं और उनको सारी बात बताते हैं कि हमारा एक छोटा भाई था और वो ऐसे खेत पे गया था आम लेने के लिए, और वो वहाँ आम के पेड़ से नीचे गिर गया और उसके बाद उसको होश नहीं आया। तो वहाँ पर वो बाबा बोलते हैं कि तुम 2 मिनट रुको, मैं अपना ध्यान लगा के देखता हूँ कि आखिर क्या हुआ था उसके साथ। भाई यहाँ पर वो जो बाबा थे ना, वो कुछ ऐसी बात बोलते हैं रोहित के पापा से, जिससे सुनने के बाद रोहित के पापा और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। वहाँ पर बाबा बोलते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है कि तुम्हारा भाई पेड़ से गिर गया है, बल्कि तुम्हारे भाई को किसी ने गिराया है और इसकी जान लेने की कोशिश की जा रही है, इसको अपने साथ ले जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तुम्हारे जो पितर हैं वो उस एंटिटी से अभी भी लड़ रहे हैं। जब इस बात को रोहित के पापा अपने गुरुजी से सुनते हैं, तो उसे सुनने के बाद रोहित के पापा अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर रोहित के पापा को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई मेरे भाई के साथ ऐसा भी कर सकता है। अब उनके मन में एक सवाल था कि ये सब किसने किया होगा और क्यों, और उससे भी बड़ी बात कि मेरे पितर लड़ रहे हैं, और अगर मेरे पितर लड़ रहे हैं तो वो ज़रूर मेरे भाई को बचा लेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर रोहित के पापा अपने गुरुजी से बोलते हैं कि गुरुजी आप जल्दी से यहाँ पे आ जाओ और कैसे भी करके मेरे भाई को बचा लो, क्योंकि मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ खड़ा रहता है। अगर इससे कुछ हो गया तो गुरुजी हमारा तो पूरा परिवार टूट के बिखर जाएगा। अब यहाँ पर गुरुजी एक बात फिर से ऐसी बोलते हैं, जिसे सुनने के बाद रोहित के पापा फिर से कमज़ोर पड़ने लग जाते हैं। यहाँ पर रोहित के पापा बोलते हैं कि बेटा जब तक मैं वहाँ पर आऊँगा तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि वो जो एंटिटी है वो तुम्हारे पितर के ऊपर भारी पड़ती जा रही है और तुम्हारे पितर कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं, और जब तक मैं वहाँ पे आऊँगा तब तक वो एंटिटी तुम्हारे भाई को ले जाएगी। ये सुनने के बाद रोहित के पापा भाई बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रोहित के पापा पूछते हैं कि गुरुजी कोई तो ऑप्शन होगा इस चीज़ का। तो यहाँ पर गुरुजी बोलते हैं कि एक काम करो, चंडीगढ़ में मेरा एक शिष्य रहता है, तुम्हें उसका नंबर देता हूँ, तुम उससे कॉन्टेक्ट करो और जल्दी से उसे अपने पास में बुला लो, और जितना जल्दी हो सके मैं भी वहाँ पर पहुँचता हूँ। तो यहाँ पर रोहित के पापा उस शिष्य को कॉल करते हैं और उसको वहाँ पर अपने पास बुला लेते हैं। कुछ 2 घंटे बाद वो शिष्य वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर भाई जो वो शिष्य आया था ना, उसकी वेशभूषा को देखकर हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी थे वो उस शिष्य को अंदर जाने नहीं देते। वहाँ पर रोहित के पापा काफ़ी जिद करते हैं कि हमें बस अंदर जाने दो, हम 2 मिनट में वापस अपना काम करके वापस बाहर आ जाएंगे,
हमारा कोई पेशेंट है अंदर, हम उसके पास होकर वापस आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल के कर्मचारी थे, वहाँ पर जितने भी डॉक्टर थे और उन सबको देखते हुए वहाँ के जितने भी पेशेंट थे, उन सबको देखते हुए वहाँ के जो कर्मचारी थे उनको अंदर जाने नहीं देते। उसके बाद वो जो शिष्य हैं वो उस रोहित के पापा से बोलता है कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक धागा दे रहा हूँ, उसको जाकर अपने छोटे भाई की कलाई के ऊपर बांध देना, और मैं भभूत दे रहा हूँ उसे, जब तक यहाँ पर गुरुजी नहीं आ जाते या मैं नहीं आ जाता तब तक उस भभूत को उसके सिर के ऊपर रगड़ते रहना। अब यहाँ पर रोहित के पापा जाते हैं अंदर जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा था। अब यहाँ पर आप लोगों को तो पता है कि जब तक ऑपरेशन अंदर चलता है तब तक डॉक्टर अंदर जाने नहीं देते, लेकिन यहाँ पर रोहित के पापा काफ़ी गिड़गिड़ाते हैं डॉक्टरों के सामने। उसके बाद डॉक्टर भी मान जाते हैं और रोहित के पापा को अंदर आने के लिए अलाउ कर देते हैं। जब भाई अंदर ऑपरेशन चल रहा था ना, उसी टाइम पर रोहित के पापा उस धागे को उसके छोटे भाई की कलाई पर बांध देते हैं और जो बबूत थी उसको उसके सिर पर लगा देते हैं। अब भाई जैसे ही उनके सिर के ऊपर वो बबूत लगाई, वो लगाते भाई यहाँ पर रोहित के चाचा जी अचानक से हवा में ऊपर उछलते हैं और ऊपर उछलकर वापस नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पे जितने भी डॉक्टर थे उन लोगों ने भी ऐसी सिचुएशन पहले कभी नहीं देखी थी, तो इसे देखकर वो डॉक्टर भी पीछे हट जाते हैं। अब उसके बाद रोहित के चाचा जी वहाँ पर खून की उल्टियाँ करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर रोहित के पापा बोलते हैं कि आप लोग रुको मत, आप लोग ऑपरेशन करते रहो, जो कुछ भी आपसे हो सकता है वो सब आप करो, बाकी जो कुछ मेरे से होगा वो मैं करूँगा। अब यहाँ पर जो बाहर शीशे खड़ा हुआ था ना, वो इस चीज़ को भाप रहा था कि भाई अंदर बहुत बड़ी विपदा आ रही है, अंदर कोई बहुत ही बड़ा शैतान है जो चाचा जी को अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जब रोहित के पापा अंदर गए थे ना, उस टाइम पर शीशे ने एक बात उनसे पहले ही बोल दी थी कि तुम जब इस धागे को उनके हाथ पर बांधोगे उस टाइम पर तुम्हें बहुत सारे छलावे नजर आएंगे और वो तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश करेंगे, तुम्हें पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे। जब ये उनके सिर पे बबूत लगा रहे थे ना, उसी टाइम पर इनको अपने मरे हुए जो पिताजी थे उनकी आवाज़ आ रही थी, उनको वो नज़र आ रही थे कि बेटा तुम इसे जाने दो, अब इसे कोई नहीं बचा सकता, इसका टाइम पूरा हो चुका है। लेकिन यहाँ पर जो रोहित के पापा थे ना, वो भाई उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनको पता था कि ये कोई छलावा है। और उसके थोड़ी देर बाद एक और उनके जो ताऊजी थे जो भी मर चुके थे, उनकी एक चिल्लाने की ज़ोरदार आवाज़ आती है। वो इनसे चिल्लाकर बोलते हैं इसे जाने दो, इसी की वजह से हमारा पूरा घर बर्बाद हो चुका है, इसे वो एंटिटी ले जाएगी, अगर ये नहीं गया तो हमारा पूरा घर बर्बाद हो जाएगा, तो तुम इसे रोको मत, इसे तुम जाने दो। लेकिन यहाँ पर रोहित के पापा भाई सब्र से काम लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ये सब छलावे मुझे रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रोहित के पापा रुके नहीं और अपनी तरफ से अपना पूरा काम करते रहे। अब यहाँ पर घर पे भाई उनका जो बड़ा लड़का था ना, उसकी भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। घर पे भी उन औरतों ने वहाँ पर डॉक्टर बुलाया हुआ था, वहाँ पर डॉक्टर ने उसको इंजेक्शन दिया। वो घर पे चिल्लाए जा रहा था कि वो मेरे पापा को ले जाएगा, वो मेरे पापा को लेने के लिए आ गया है, मेरे पापा बचेंगे नहीं, उन्हें जल्दी से बचा लो। और इस तरह से वो चिल्लाई जा रहा था। यहाँ पर रोहित के पापा ने देखा कि जैसे उन्होंने आखिरी बार भभूत लगाई ना, वहाँ पर रोहित के चाचा जी ने अपनी आखिरी बार आंखें खोली और वो ऊपर खड़े हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें वापस बंद करी और धड़ाम से नीचे गिर गए। और इसके बाद बस उनके मुंह से घुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। वहाँ के जितने भी डॉक्टर थे ना, वो सब भी भाई घबरा चुके थे क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी थी। अब 6 घंटे बाद वहाँ पर चाचा जी को अपने पर्सनल रूम में शिफ्ट कर दिया गया। जब यहाँ पर चाचा जी को अपने पर्सनल कमरे में शिफ्ट कर दिया ना, तो उसके बाद में रोहित के पापा जो उनके वहाँ पर शिष्य थे, बड़े गुरुजी के शिष्य थे, उनको उनके पर्सनल कमरे में लेकर आए। और वहाँ आने के बाद जब शिष्य ने देखा कि इनकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसी टाइम पर शिष्य बोलना शुरू करते हैं, बोल कौन है तेरे पीछे, कौन है तेरे साथ, क्यों इस आदमी के पीछे पड़ा हुआ है। उस टाइम पर चाचा जी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन यहाँ पर वो जो शिष्य था वो पूछता जा रहा था, बता कौन है तेरे साथ, बता क्यों पीछे पड़ा है इस इंसान के। अब यहाँ पर चाचा जी बस ऊपर की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहे थे। और यहाँ पर वो जो शिष्य था वो बस बार बार एक ही चीज़ पूछे जा रहा था, बोल अपने मुँह से कुछ बोल, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या ऊपर इशारा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ बोलते नहीं है चाचा जी। उसके बाद में वो शिष्य रोहित के पापा को बाहर जाने के लिए बोलता है कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मैं इनसे अकेले में बात करूंगा। अब रोहित के पापा यहाँ पर बाहर आए और दरवाजे में जो कांच का शीशा था वहीं से अंदर देख रहे थे, और वहाँ पर अंदर शीशे उनसे पूछता जा रहा था। तभी यहाँ पर चाचा जी ने अपनी आंखें खोली और शीशे की तरफ देखा और देखकर वापस उसी पोजीशन में लेट गए। यहाँ पर जो चाचा जी थे ना, उनकी पूरी शरीर पर टाँके लगे हुए थे, आगे पीछे, सिर के ऊपर, नीचे की बगल, पूरे शरीर में टाँके लगे हुए थे।
यहाँ पर रोहित के पापा और बाकी के जितने भी रिलेटिव थे वो कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे इस सिचुएशन को कि आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पर वो शीशे ज़ोर से बोलता जा रहा था, बोल कौन है तेरे साथ, जल्दी से बता कौन है तेरे पीछे। लेकिन यहाँ पर चाचा जी कोई जवाब नहीं देते। अब यहाँ पर एक बार चाचा जी अपनी आंखें खोलते हैं और अपने बेड पर सीधे होते हैं और उसके बाद वापस वहीं पे गिर जाते हैं। यहाँ पर रोहित के पापा अपने छोटे भाई की हालत को देखकर उम्मीद खोते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब चाचा जी जाने वाले हैं। तभी वहाँ से शीशे बाहर निकल कर आते हैं और बोलते हैं कि अब कोई तरीका नहीं है, अब हमें गुरुजी के आने का इंतज़ार करना पड़ेगा। तभी यहाँ पर रोहित के पापा पूछते हैं कि आखिर हो क्या रहा है मेरे भाई को। शीशे यहाँ पर बोलते हैं कि हमें जिस बात का डर था वही हुआ। यहाँ पर जो तुम्हारे पितर लड़ रहे थे अब तक वो अब कमज़ोर पड़ चुके हैं, वो उस शैतान की गिरफ्त में कैद हो चुके हैं। तुम्हारे पितर को उस शैतान ने बंदी बना लिया है। अब यहाँ पर आपके छोटे भाई कभी भी इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं और हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का इंतज़ार करना पड़ेगा और हमारे पास कोई तरीका नहीं है। अब ये सारी बातें यहाँ पर चली रही थी, उसी टाइम पर रोहित के पापा अंदर चले जाते हैं अपने छोटे भाई के पास। इतनी देर में भाई उनके साथ कुछ ऐसा होता है ना जिसे सुनने के बाद आप लोग भी पूरी तरह से घबरा जाओगे। वहाँ पर रोहित के पापा जब अपने छोटे भाई के पास गए ना तो उसके चाचा जी ने बोला कि भाई यार मुझे बचा ले, मुझे कैसे भी करके बचा ले, वो शैतान मुझे अपने साथ ले जाएगा और मुझे तो ले जाएगा जो ले जाएगा वो मेरे बड़े बेटे को भी अपने साथ में ले जाएगा। और इतनी बुरी हालत में वो बोल रहे थे कि रोहित के पापा यहाँ पर अपनी हालत भी संभाल नहीं पा रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर गुरुजी आ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ की आगे की स्टोरी मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा कम है, इस वजह से मैं स्टोरी को अभी नहीं बता सकता क्योंकि स्टोरी बहुत बड़ी हो जाएगी है। और दोस्तों इस स्टोरी में आगे इतना खौफ होने वाला है ना जिससे आप अपने रिस्क पे सुनना क्योंकि ये स्टोरी आगे बहुत भयानक होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में।